अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम का आगाज करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। इसहाक डार की आमद के साथ ही मरियम नवाज बरी, नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी चहमगोइयां। क्या शरीफ खानदान के लिए हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? मरियम नवाज इसहाक डार पर कप्तान के निश्तर। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज फैसला कुन मार्का, क्या सीरीज पाकिस्तान के नाम होगी? इसहाक डार की आमद, डॉलर के बाद तेल की कीमतें कम होंगी। कराची वालों को भी मिल गई खुशखबरी, क्या मईशत के लिए अच्छी खबरों का आगाज हो चुका है? शहरी इक़्तिदार में शहरी महफूज नहीं, मोबाइल चोरी और डकैती के वाकयात में इजाफा, जिम्मेदार कौन? ईरान में खवातीन का एहतजाज पड़ोसी मुमालिक तक फैलने लगा। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई अफरा तफरी की वजूहात क्या? ब्रेस्ट कैंसर से आगाही, खवातीन खुद के लिए 5 मिनट क्यों नहीं निकालती? पिंक रिबन जो जिंदगी का बंधन बांधे रखता है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में होंगी दीगर बहुत सारी अहम खबरें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। और नाजरीन, बड़ी हैपनिंग हुई है कल मुल्क भर में। बिलाखिर पूरे 50 माह के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एहतसाब अदालत की जानिब से दी जाने वाली सजा कलअदम करार दे दी गई है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई 2018 को इलेक्शन से महज 19 रोज कबल सुनाए जाने वाले फैसले को गलत करार दे दिया। आज 4 बरस और 2 माह के बाद इस सजा पर सवालात हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की नजर में यह फैसला किसी डील का नतीजा है। सवाल तो यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या मरियम नवाज के हक में फैसला हवाओं के बदलते रुख को जाहिर कर रहा है? क्या इसहाक डार की वापसी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत मुमकिना डील का नतीजा है? क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए राहें हमवार की जा रही हैं? मरियम नवाज ने आज बरियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी बरियत को इंसाफ की जीत करार देते हुए नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान भी किया। मियां साहब को अभी ये कह रही थी कि भले आप पे आजमाइश आई, 6 साल 7 साल हो गए, आपको एक झूठ का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने उस आजमाइश में भी आपको साबित कदमी दी और आज अल्लाह ताला ने जब आपको सुरखरू करके निकाला है तो पहले से ज्यादा इज्जत दे के निकाला है। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। कि जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बोहतान लगाया, आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। वो आज क्या सोचता होगा? आज उसके पास कहने को क्या है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया, अब तुम क्या करोगे? मरियम नवाज और इसहाक डार की एंट्री पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी खासे सीखता दिखाई दे रहे हैं। उनके लहजे से वाज़ेह है कि उन्हें खेल अपने हाथ से बाहर जाता हुआ महसूस हो रहा है। अमरीकी साजिश के बयानिए के हवाले से ऑडियो आने के बाद से वो पहली बार जारहाना अंदाज में दिखाई दी और उन्होंने अपनी मीडिया से शरीफ फैमिली के साथ मुक़द्दर हलकों की डील का तासुर भी दिया। क्या कहा उन्होंने इस मौके पर, देखते हैं। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं। तैयारी अपनी मुकम्मल कर रहा हूं और जब मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो आपने आजाद कश्मीर में भी मेरे साथ आना है। इसहाक डार जब भी ये फाइनेंस मिनिस्टर बना, मुल्क का दिवालिया निकाल के गया। 99 में जब इन्होंने गवर्नमेंट छोड़ी, मुल्क का दिवालिया निकल गया। 2018 में जो हमें गवर्नमेंट दे के गए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था $20 अरब का। आपको पता है कि मैं इसको चेरी ब्लॉसम क्यों कहता हूँ? क्योंकि शहबाज शरीफ जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश शुरू कर देता है। जो सबसे बड़ा बूट होता है, आप जानते हैं ना वो कौन सा बूट है? उसकी तो वो ऐसी पॉलिश करता है कि शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है इसको। दूसरी जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दावा है कि उन्हें इल्म है कि ऑडियो किसने जारी की है। उनके मुताबिक मंजर आम पर आने वाली 4 ऑडियोज में से 3 बराह रास्त उनसे मुतल्लिक थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी वीडियोज कैसे बनाई गई, जबकि इमरान खान पहले ही अपनी वीडियो के खदशे का इजहार कर चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने क्या कहा अपनी वीडियो से मुतल्लिक, देखते हैं। मेरी वीडियो जो नैब में इन्होंने बनाई थी और बनाई थी
वो, और मैं रात को अपने नाइट सूट में थी, ये कमरे पे इन्होंने 12 बजे धावा बोला, 15-20 लोग थे और एक ने इसी तरह मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो मेरी वीडियो बना रहा था। तो अगर तो वो ये मोबाइल वीडियो रिलीज़ करते हैं तो इससे ज़्यादा उनके लिए शर्म की और नामोशी की कोई बात नहीं है कि एक आप खातून जो कि आपके पास कैदी है, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं, भले वो मासूम हो, उन्होंने कोई जुर्म ना किया हो। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी नासिर बेग चुगताई साहब। चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसहाक डार साहब वतन वापस आ चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी बरी हो चुकी हैं, तो अब नवाज शरीफ के लिए वापसी के लिए राहें हमवार की जा रही हैं। और खासकर कल का जो फैसला आया है 4 साल के बाद, जो एक वो क्लियर चिट मिली है, क्या आप एनालिसिस करेंगे इस पूरी हैपनिंग पर, सिचुएशन पर? इसका तो मैंने 6-7 महीने पहले किया था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, पाकिस्तान में खास तौर से तारीख का पहिया घूमता रहता है और फिर एक खास पॉइंट पर जाके दोबारा आपको वही मंजर नजर आता है। तो वही मंजर है हमारे सामने कि मुस्लिम लीग नून के केसेस खत्म हो रहे हैं, लोग रिहा हो रहे हैं, कैदी बाहर आ रहे हैं, और जो बाहर गए थे लोग वो वापस आ रहे हैं। इसहाक डार का जो कुछ भी हुआ वो कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ है, एक बिग पिक्चर है जिसका एक छोटा सा स्पॉट है वो कि उनका दायमी वारंट थे, उनके दायमी वारंट स्टारी मुलजिम थे, वो उनके घर पे कब्जा था सरकार का, उस घर को पनाहगाह करार दे दिया गया था, वहाँ मजदूरों को रखा गया था, वो सब वापस हो गया, दायमी वारंट भी खत्म हो गया, कैंसिल हो गए। और बहुत लॉजिकली थी बात जज साहब की कि क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे थे इसलिए हमने वारंट जारी किए थे, अगर वो पेश हो जाएं तो हम वारंट कैंसिल कर देंगे। वो पेश हो गया, मामला खत्म हो गया, ऐसी सूरत हाल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम वाला केस था ये बहुत सीरियस था और इसमें नैब ने जो ठोकरें खाई हैं वो ट्रायल कोर्ट में अंदाजा हो गया था। और जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल किया और मरियम को रिहा किया तो उस वक्त अंदाजा हो गया था कि केस में कितने लूप होल्स हैं। और वो लूप होल्स आपको नजर आए जब अपील कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की थी 4 सवाल रखे नैब के सामने कि किस डेट को हुआ, इसके शवाहिद कहाँ हैं, कोई टाइटल दिखा दें आप हमको प्रॉपर्टी का, किसी का नाम है, और ये किस सन में हुआ। जवाब किसी के पास नहीं था, ना डॉक्यूमेंट था कोई, ना कुछ था। लेकिन बात ये है कि सर बात ये कि ये किस तरह का इंसाफ, बात ये भी अब हो रही है कि 4 साल एक खातून एक केस भुगतती है और उसके बाद आपको 4 साल के बाद पता चलता है कि वो केस जाली था और उसने फिर कितना नुकसान पहुंचाया पूरी साख को, वो कितनी मुतासिर हुई, जो नुकसान हुआ उसका ज़ाला कौन करेगा? नबिया, बात ये है कि एक केस नहीं तो आप बता रही हैं मुझे, आप जेलों में जाए, अडियाला जेल गए थे चीफ जस्टिस, और वहां से सुना है बहुत दिल गिरफ्तार निकले हैं वो, और उनका कहना यह है कि जानवरों का जैसा सलूक हो रहा है, जराइम पेशा लोगों का सलूक हो रहा है। जेलों में लोग कैद हैं 6-6 साल से बगैर जमानत के, और ये भी हुआ है कि लोगों की कैद पूरी हो गई फिर भी रिहा नहीं किया गया। तो ये तो निज़ाम का मसला है हमारा, जो फरसुदा निज़ाम है, जिसको दीमक लग चुकी है, जिसका निज़ाम इंसाफ भी इस तरह का आइडियल नहीं है, और जिसका जेलों का निज़ाम तो बहुत ही बुरा है, जहाँ पर आप अदालत का पर्चा लेके जाएं रिहाई का तो कहता है खिलाना होना, पैसे लेकर आओ रिहाई के लिए, जिनका फटा जब खुलेगा। तो यहाँ तो ये तो मरियम का एक केस हमारे सामने ऐसा आ गया जो हाई प्रोफाइल केस है। इसी अदालतों में ऐसा भी एक आदमी खड़ा हुआ जिसकी दाढ़ी सफेद थी बिल्कुल, और उसने जज साहब से कहा कि मुझे या तो मार दें या खत्म कर दें, मैं 30 साल से केस भुगत रहा हूँ, मुझे 30 साल हो गए। ये भी केस आया कि मुलजिम मर चुका है और उसकी सजाए मौत का माफ की जा रही है, ये भी केस आया। तो हमारे निज़ाम इंसाफ जो है वो यकीनन तो आपका जजों की कमी है। हम जो कहते हैं ना हमारी अदलिया 143 नंबर पर है, तो वो इसलिए नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं कि हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है, जजों को तकर्रुर नहीं करते। लेकिन आप देखें ना चुगताई साहब, सर ये हमारे सिस्टम पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। खान साहब तो बहरहाल अभी भी खामोश नहीं है, वो तो अभी भी पूरे फैसले को, पूरे मामले को वो डील का नतीजा कह रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे चूंकि वक्त की कमी है, मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि 2018 में जो तमाम तरह जो फैसले किए गए, अब इन नैब और इन गवाहान के खिलाफ किसी किस्म की आप समझते हैं कि कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया जा सकता है या होगा?
नहीं, नैब के खिलाफ क्या हो सकता है एक्शन? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मरियम एक केस कर दें, इजाला हैसियत उर्फी का, अपनी हता की इज्जत का, और अपना मुआवजा मांगे 4 साल की ज़हनी अजियत का। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नैब के खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। और एक और बता दूं मैं आपको बात, एक जगह मैं सुन रहा था, एक साहब को बड़े मुफक्किर आजम बन रहे थे कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम के बाद ये फैसला है। इस फैसले का ताल्लुक नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम से नहीं है। कोर्ट कह चुकी है कि हम पुराने ऑर्डिनेंस के तहत, पुराने लॉ के तहत इस केस को सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमने माजी में भी देखा है शरीफ फैमिली का, अगर हम तर्ज की बात करें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कल जब मीडिया टॉक की तो उन्होंने मुबारकबाद दी कि नवाज शरीफ साहब भी वतन वापस अब आएंगे या आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद जब आएंगे तो एक मतलब जो PMLN है उनकी सियासत मजीद तगड़ी होगी, स्ट्रांग होगी और बदला लिया जाएगा, जो कि हमने माजी में भी एक रिवायत देखी है, नून लीग बदला लेगी? ये जो 4 साल ज्यादती काइंड ऑफ अगर कहा जाए हुई, बदले की सियासत खत्म कर दें। खान साहब ने यही सियासत की 4 साल तक, 3.5 साल 4 साल यही किया ना, उसको पक्के जेल में डाल दिया। वो कहते थे कि मैं जेल में सड़ा दूंगा। लंदन में कहा, खाकान अब्बासी बहुत कहता है कि मुझे जेल में भेज दो, मैं भेज दूंगा जेल, मैं जेल में डाल दिया। हमारे मीडिया के एक ओनर है, उनको पकड़ केस के जेल में डाल दिया। वो वादा किया था उन्होंने कि मैं उसको जेल में छुड़ाऊंगा। तो ये जो बदले की सियासत है, ये पूरे 3.5 साल चली है, जिसने आपकी इकोनॉमी को, आपकी ग्रोथ को, आपकी तरक्की को बुरी तरह मुतासिर किया। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की सियासत बहुत तगड़ी हुई। जो चोर और डाकू का जो बयानिया लेकर खान साहब आए, वो जितना स्ट्रांग हुआ, उसने इमरान खान साहब को, उनकी सियासत को बहुत फायदा पहुंचाया। बिग साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बहुत मकबूल लीडर है, लेकिन मकबूलियत की पहचान जब होगी जब नवाज शरीफ यहाँ पर होंगे, और पंजाब में बहुत तगड़ी मुहिम चल रही होगी और इंतखाबात हो रहे होंगे। अभी तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज चले गए, वो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। इंतखाबात बताएंगे आपको कौन कहाँ खड़ा है। सिंध में उनकी मकबूलियत है नहीं, बलूचिस्तान में नहीं है, KP में है, वो संभल नहीं रही है, और पंजाब में तो खैर जाहिर है परवेज लाई है, वो अपना खेल खेल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। PMLN की जानिब से भी जो अब एक स्टेटमेंट सामने आ रही है, यही कहा जा रहा है कि ऐसे फैसले किए गए जिनका ना तारीख दिफा कर सकती है और ना ही कानून। बहरहाल केस की जो क्लीन चिट है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब मिल चुकी है। देखना ये है कि PMLN के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस पहुंचते हैं, उनकी वतन वापसी के बाद जो है मुल्क की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। वक्त हुए प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से। तो जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज का 6ठा मैच आज लाहौर में खेला जा रहा है। शायकीन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जबकि आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। लाहौर में खेले जाने वाले पहले मैच के हवाले से शाहीनों की कारकर्दगी पर सवालात ऑब्वियसली उठ रहे हैं बड़े अरसे से। मिडिल ऑर्डर जो हमारा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उस हवाले से भी बातें हो रही। वहीं पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए, मेहमान टीम की सिक्योरिटी की बात की जाए, तो वहां पर भी कई खामियां हैं जिनकी निशानदेही की जा रही है। और महकमा पुलिस की स्पेशल ब्रांच के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर सिर्फ 70% अमल किया जा रहा है। होटल में कयाम के दौरान आम अफराद भी इंग्लिश खिलाड़ियों से मिलते रहे। यही नहीं बल्कि दौरे के दौरान टीम के हमरा होटल में कयाम के पाबंद 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी पेश की इजाजत लिए बगैर ही लाहौर में अपने घर चले गए। और इसी तरह PCB के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में टिकटॉक वीडियोस के भी खूब चर्चे हो रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों के अनफिट होने की भी इतलात सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी के अलावा आज के मैच में जो हमारी टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, उनकी शिरकत मशकूक लग रही है। मोहम्मद रिजवान को कमर की दर्द है, कमर की सूजन है। नसीम शाह कोरोना के बाइस आराम पर हैं। सो गेट वेल सून मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह के लिए। होपफुली आपको जल्द मैच में देख पाएंगे। बहरहाल पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का मायना इस्लाम सलमान बट, फॉर्मर क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया इन प्रोग्राम। आज का मैच कितना एक्साइटिंग होगा? 2 खिलाड़ी ऑलरेडी घर मौजूद हैं।
क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान टीम को, शाहीनों को आज अपनानी पड़ेगी? आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ सलमान। बिकॉज मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब आप Hello? सुन पा रहे हैं मुझे? सलमान, सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? की आवाज आ रही है? हेलो, जी, सुन पा जी। रहे हैं? ठीक है सलमान, आप दो, रिजवान नहीं है आज, वसीम शाह परफॉर्म नहीं करे आज के मैच में, उनकी तबीयत ऑब्वियसली ठीक नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी टीम पाकिस्तान की होनी चाहिए आज के मैच के लिए, अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि रिजवान जो है वो उनको बॉल लगा पिछले मैच में और पॉसिबल है कि वो आज अवेलेबल ना हो। वैसे तो हमने देखा वो आईसीयू से आकर भी उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच खेला था और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट काफी अरसे से अब रिजवान जो है वो ब्रूस्ड एंड बैटर्ड, लेकिन ही इज कैरिंग ऑन। तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू गिव हारिस अली अ गो और रिजवान को रेस्ट करें, बिकॉज वर्ल्ड कप इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सीरीज वो शानदार खेल चुके, पिछले 11 मैचेस में उन्होंने 8 या 7 दफा 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। सो वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें मजीद रिस्क ना किया जाए। और इसी के साथ नसीम शाह जो है ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, तो वो 2-3 दिन के आइसोलेशन है, उसके बाद होपफुली विल बी फाइन और न्यूजीलैंड ट्रैवल करेंगे, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया है। सो आई थिंक इतना कोई ऐसा बुरा नहीं है, जो हालात हैं वो ठीक है। आमिर जमाल अंदर आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। आपके पास हारिस रऊफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ हसनैन है, वो वापस आ जाएंगे अगर ये नहीं खेलते नसीम तो। सो आई थिंक पाकिस्तान इज प्रीटी मच कवर्ड, अच्छी क्रिकेट खेली, एक लो टोटल डिफेंड किया। और उसके अलावा आई थिंक इंग्लैंड भी कोई अपनी गेम पे पीक नहीं कर रहा, वो भी एवरेज उन्हें 7 की चाहिए होती है, वो 10 की एवरेज से चेज करना शुरू कर देते हैं, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस। बहरहाल क्रेडिट टू द पाकिस्तान बॉलर्स, गीले बॉल के साथ बॉलिंग मुश्किल होती है, इन्होंने निहायत गीले बॉल के साथ डिफेंड किया टारगेट, तो क्रेडिट पाकिस्तान की बॉलिंग को जाता है। लेकिन पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है ना, उसके मिसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो तो हम एक अरसे से ही सुन रहे हैं सलमान, मिडिल ऑर्डर की नाकामी की जो दुहाई है वो हम कब से रो रहे हैं। T20 में मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पाता, अगर आपने बात छेड़ी है तो फिर दूर तक की बात जाएगी। तो ये खामी समझ नहीं आ रही है, मामला सिलेक्शन का है, क्या आप कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, आइड से कि ये लड़कों पे इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि दे वर जस्ट ब्रॉट इन और ये परफॉर्मर्स नहीं थे और इन्होंने कुछ किया नहीं आगे। एक तो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे, दूसरी बात ये है कि ये पाकिस्तान टीम में अब के नहीं है, 2018 से इफ्तिखार हैं, वो हैं खुशदिल जो हैं वो 2 साल से टीम में हैं, उसके साथ आसिफ अली 2018 से टीम के अंदर हैं। तो ये 4-4 साल इन्हें पाकिस्तान टीम के अंदर हो गए, 5-5, 6-6 सीजन PSL के खेल गए। अगर अभी भी ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इनकी कैपेसिटी का इशू है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से नहीं है, ये अपने आप को उस तरह बेहतर इंप्रूव नहीं कर सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अभी भी हम देखते हैं कि ये मीडियम पेस को डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब हाई पेस के अगेंस्ट इन्हें आना पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, तो वहां पर इनके पास जवाब नहीं होता उसका। तो आई थिंक ये वरिंग साइन है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की टीम के बाकी प्लेयर भी कवर कर रहे हैं और बोर्ड भी, लेकिन दूसरी टीम इसको कवर नहीं करती। तो आई थिंक इनको, यानी आप समझते हैं कि बड़े मार्के के लिए ये टीम बिल्कुल रेडी है, और ऑब्वियसली अगर बोर्ड ने इन्वेस्ट किया है इन खिलाड़ियों पर, तो ये टीम आगे भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप में ये चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, टाइम कम है, मैं पूछना चाहूंगी आपसे आज की पिच के हवाले से सलमान, बट थोड़ा सा अगर आप हमें एनालिसिस हमारे साथ शेयर करें, टॉस जीतने की सूरत में क्या ज्यादा सूटेबल रहेगा, बैटिंग और बॉलिंग? मेरा ख्याल है कि जी बॉलिंग जितनी ड्यू देखी हमने पहले मैच में, तो रिगार्डलेस ऑफ द पिच वो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही करेगी। ये तो इंग्लैंड ने कमाल कर दिया कि गिले बॉल से उनसे 145 रन नहीं हुए, तो वैसे समझ से बाहर है कि ऐसा ना कोई बॉल स्विंग हो रहा था, ना कोई स्पिन हो रहा था। तो गीले बॉल के ऊपर तो तमाम टीमें जो हैं वो बाद में बैटिंग करना पसंद करती हैं। अच्छा सलमान, लास्ट आपसे पूछूंगी कि सिक्योरिटी के हवाले से जो इत्तलात सामने आ रही हैं, आई एम श्योर आपकी भी निगाह से गुजरी होंगी, 17 साल के बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान की मेहमान बनी और इस तरह की इत्तलात सामने आना, क्या कहेंगे? देखिए जी, यही कहूंगा कि ये रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, इसको इजी ना लें। पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बड़ी मेहनत के बाद ये मकाम हासिल किया है, तो जरा केयरफुल रहें तो बेहतर है।
ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। यहाँ पर हम नाज़रीन को यहाँ पर शान मसूद के हवाले से भी अपडेट करते चले कि 2023 में काउंटी सीजन में तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी करने जा रहे हैं शान मसूद, और इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के कप्तान मुकर्रर हो चुके हैं। सो बहुत अच्छी खबर आ रही है। इंशाल्लाह आज के मैच के हवाले से शाम को भी हमें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है ग्रीन शर्ट्स के लिए, शाहीनों के लिए। बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ ही प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, वक्फे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डॉलर की कदर तेजी से नीचे जा रही है और इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी है। क्या अच्छी खबरों का मुल्क में आगाज हो चुका है। उम्मीद तो अच्छी और रोशन ही लगानी चाहिए। बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है साबिक चेयरमैन एसपीआर अब्दुल्ला यूसुफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया प्रोग्राम को। डॉलर की कदर में मुसलसल हम कमी देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की बात करें तो वो क्रेडिट इसहाक डार साहब की वतन वापसी को भी कह रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे इसकी वजूहात जानना चाह रही हूँ, ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ये बात जो है ना, अब हमारा जो मुल्क का मसला है बेसिकली। हेलो जी जी सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज कंटिन्यू। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमी का जो मसला है हमारा, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा और मुश्किल बात है इस वक्त। लेकिन एक जो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज है इस वक्त, वो अब ये इसहाक डार साहब को इन्होंने अभी लगा दिया है ना एज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसकी एक पॉजिटिव बैकग्राउंड जो है वो एक तो ये है कि ही इज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और दूसरी बात ये है कि ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड द गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टाइम बिफोर। तो उसकी वजह से एक पॉजिटिविटी जरूर आई है। ये जो आपने डॉलर की कीमतों की बात की है ना, तो वो एक फैक्टर डेफिनेटली है। लेकिन अब मेरा पॉइंट ये है कि अब गोइंग फॉरवर्ड जो हालात हैं हमारे, वो काम आसान नहीं है और कोई ओवरनाइट वाली बात भी नहीं है। इट विल टेक टाइम, और यही है कि अब आपको एफर्ट करनी है, नियत चाहिए और फिर एफर्ट करनी है टू ट्राई एंड ओवरकम द इश्यूज दैट वी हैव। लेकिन सर, इसके साथ साथ नियत के साथ साथ ऑब्वियसली किसी स्ट्रैटेजी की, बाकायदा हिकमत अमली की भी तो जरूरत पड़ेगी ना? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू हैव टू हैव योर पॉलिसी। आपने क्लियरली उसको लेके आना होगा, फिर उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना होगा उसको, ताकि आपको वो रिजल्ट आ सके जो भी आप चाह रहे हो। तो ये बात जो है ना, अब ये चीज सब आगे चलने वाली बात है और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, और अब देखें, अल्लाह करे कि इसके ऊपर हम एक्चुअल रिजल्ट भी ले सकें। अच्छा सर, ये आलमी सतह पर जो तेल की कीमतों में कमी वाक़या हो रही है पाकिस्तान में, या अवाम पर इसके जो डायरेक्ट असरात हैं या जो फवायद हैं पॉजिटिव, वो कब तक पहुंचेंगे? या देखिए, अभी ये तो एक इंटरनेशनली जो था ना मसला, जैसे आया था पहले कि आपकी प्राइसेस बढ़ रही थी और आपकी वो सारा कुछ आगे चल रहा था। अब एक फॉर्चुनेट बात ये है कि आपके इंटरनेशनली ग्लोबली वो प्राइसेस जो हैं वो डाउन आ रही हैं। ठीक, तो जाहिर है उसके साथ ही आपको आगे बेनिफिट भी देना होगा। तो ये चीज अब हमारे लिए एक बेहतरी की बात है, और अब अल्लाह करे गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे लिए जो है ना सिलसिला इसी तरह से हेल्प आउट करें और चलता रहे, तो वो हमें फायदा तो होगा। अच्छा सर, हमारी जब तक सियासत में ठहराव रहेगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहेगी, इसका भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी मईशत पर पड़ेगा। मुसलसल इस पर बात भी हो रही है। अभी आप देखिए ना कि मुल्की कर्जों में जो 1 खरब की कमी हुई है, इसका क्रेडिट भी आप मौजूदा हुकूमत को समझते हैं कि जाता है? देखिए ना, बात तो वही मैं कर रहा हूँ, जैसे कि अभी जो चीज जैसे हुई है, डॉलर की वैल्यू जैसे कम हुई है, तो उससे आपका जो होता है ना लोन में आपका जो देना होता है पैसा, आपका जो रुपये में आ रहा होता है, तो उसमें आपको फिर उसका फायदा होता है।
ठीक। तो ये चीज आई है जो अभी आपने बात की है 1000 बिलियन की, तो उसी से फिर अब आपने ये करना है कि अभी हमारी जो पोजीशन है ना, एक तरफ फिस्कल डेफिसिट हमारा चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, और जो आपके डेट में इजाफा आया है और आ रहा है, तो उसमें हमें हर हालत में बहुत सारी कमी लानी है। तो वो चीज जो है ना, वो सिर्फ एक चीज से नहीं होनी, वो काफी एफर्ट उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है। और मैं कहता हूं कि एक तरफ बहुत एफर्ट जो आपको करनी होगी वो है ऑन द रेवेन्यू साइड, जो आपकी आती है ना, इनकम आती है FPR के थ्रू, उसमें आपको मजीद इजाफा जो है वो भी करना होगा। और दूसरी तरफ आपकी जो एक्सपेंडिचर साइड है ना, उसको भी आपको देखना होगा और उसको भी आपको रिस्ट्रिक्ट करना होगा, कर्टेल करना होगा, ताकि ये फिस्कल डेफिसिट आपका जो है वो किसी तरह पहले मैनेज हो जाए। इसमें जिस तरह इजाफा चल रहा है वो ना हो फिर आपके डेट में। बहुत शुक्रिया साबिक चेयरमैन FPR अब्दुल्ला यूसुफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। किसी हद तक हमें पॉजिटिविटी की इतलात अब मिलना शुरू हो चुकी हैं। होपफुली आने वाला जो टाइम है वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेकर आए। अच्छा जी, बात करते हैं शहरे इक़्तिदार की, इस्लामाबाद की बात करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर है जिसे कभी पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, जिसके CCTV कैमरों के बारे में ये ख्याल था, ये गुमान था कि सड़क पर चलने वाली चूंटियां तक इनकी नजर में होती हैं। लेकिन अब अगर मैं इसी शहर की सूरत हाल की बात करूं तो आम शहरी से लेकर बड़े अफसरान तक कोई भी स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं रहा। शहर में वारदातों में इजाफा हो रहा है, पुलिस की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा है, शहरी अपनी मदद आपके तहत मैदान में आने लगे हैं। मुख्तलिफ जराइम की वारदातों की फुटेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनकी चर्चा हो रही है। पुलिस भी जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने की बजाय सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर ही निगाहें जमाए हुए हैं, और जब भी कोई वाकया रूनुमा होता है, उसकी वीडियो वायरल होती है, तो उसके बाद पुलिस एक्शन में दिखाई देती है। अब यहां पर सवाल यह पैदा हो रहा है कि अगर शहरे इक़्तिदार महफूज नहीं है तो फिर इस देश का कौन सा हिस्सा महफूज है? ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस वक्त आपको अपडेट दिए चलते हैं अफगानिस्तान से, काबुल में, जहां पर इम्तिहानी सेंटर के बाहर अब से कुछ देर पहले खुदकुश धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। जो इतलात सामने आ रही हैं, इस खुदकुश हमले के नतीजे में 20 अफराद के मारे जाने की इतलात हैं, जबकि 27 अफराद इस धमाके की जद में आकर जख्मी हुए हैं। काबुल में अब से कुछ देर पहले इम्तिहानी सेंटर के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है। ज्यादातर जो निशाना बने हैं वो स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। ये बड़ी इनिशियल अपडेट्स इस वक्त मौसूल हो रही हैं, और ये फुटेजेस और ये मनाजिर भी आप इस वक्त इम्तिहानी सेंटर के बाहर के देख सकते हैं। अफरा तफरी की सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर मची हुई है। मजीद डिटेल्स आएंगी, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मशरिक़े वुस्ता के हवाले से, जो कि इस वक्त शदीद तनाव का शिकार है। ईरान में महिसा अमीनी की हलाकत के बाद मुजाहिरों का सिलसिला 2 हफ्ते गुजर गए हैं, अब तक ये सिलसिला जारी है। इसी तरह अगर फलस्तीन की बात की जाए, मकबूजा मगरबी किनारे पर वाक़ शहर जनेन में इसराइली फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान ने शिमाली इराक के इलाके कुर्द में कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 9 अफराद मारे गए हैं। ईरानी हुकूमत ने महिसा अमीनी की मौत की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी हैं, मगर इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज के नतीजे में 100 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि एहतजाज का ये सिलसिला अफगानिस्तान तक जा पहुंचा है। तालिबान फोर्सेस ने ईरान में पुलिस की हिरासत में एक खातून की हलाकत पर होने वाले मुजाहिरों की हिमायत में निकाली गई खवातीन की रैली को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया प्रोग्राम को। जानना आपसे मैं चाह रही हूँ कि महिसा अमीनी का जो कत्ल है, ईरान ने तो कमेटी बना दी है, मगर ताहाल जो मुजाहिरों का इल्जाम है अमेरिका पर आयद किया जा रहा है। आपकी राय मौक़िफ़ में जानना चाहूंगी, एनालिसिस। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक इस खातून की पुलिस कस्टडी में हलाकत के हवाले से बात है, यकीनन ये एक बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है।
लेकिन इसमें जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है खासतौर पे अमेरिका या जो एहतजाज करने वाले मंसूर जाफर साहब से भी बात करेंगे, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी वजहात की बुनियाद पर उनको अभी सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल मशरिक़ वुस्ता के हवाले से भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, जो एक सिचुएशन ओवरऑल बिल्ड हो रही है उसके हवाले से इनका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक तनाव की कैफियत सिचुएशन अब हम इस वक्त देख रहे हैं, खासकर ईरान के हवाले से भी। एक मरतबा फिर से मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी मंसूर साहब, आप सुन पा रहे हैं? मंसूर साहब से दोबारा कनेक्ट करेंगे, राब्ता करेंगे, उसके बाद इनके एनालिसिस जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और ख़बर शेयर करेंगे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लिवरमोर में, जहाँ पाकिस्तानी नौजवान बिलाल शाहिद को बुजुर्ग शहरी की जान बचाने पर शहर के मेयर और सिटी कौंसिल की जानिब से शहर का हीरो करार दे दिया गया। रवा साल अप्रैल में अमरीकी शहर लिवरमोर में पाकिस्तानी नौजवान बिलाल शाहिद ने 72 साल बुजुर्ग शहरी की जान बचाई थी, जिस पर मकामी पुलिस ने पाकिस्तानी नौजवान को अवार्ड देने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी नौजवान को अवार्ड देने की तकरीब लिवरमोर के सिटी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें शहर के मेयर, सिटी कौंसिल और पुलिस चीफ की जानिब उनके समेत कई अरकान ने शिरकत की, जबकि तकरीब में बुजुर्ग शहरी की फैमिली भी मौजूद थी और इस तकरीब में पाकिस्तानी नौजवान को शहर का हीरो करार दिया गया और साथ ही एजाज से भी नवाजा गया। बिलाल शाहिद को तारीफी इसनाद शहर के पुलिस चीफ ने पेश की और इस दौरान हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ तस्वीर, कुछ मनाजिर हम न्यू की टेलीविजन स्क्रीन पर आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं और इसी तकरीब के दौरान ही बुजुर्ग शहरी के खानदान के अफराद ने पाकिस्तानी नौजवान का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ तहाइफ भी पेश किए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। अगर इसके फैक्ट्स में आपके साथ शेयर करूं और पाकिस्तान के नंबर की बात करूं तो ये बहुत ही खौफनाक है। पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की इलामत, जिंदगी का पैगाम और दुनिया भर में हर साल सैकड़ों खवातीन इस मोजी मर्ज का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 2020 में 23 लाख खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस हुई है और पूरी दुनिया में इस मर्ज से तकरीबन 6,85,000 अमवात हुई हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फैक्ट्स का जायजा लिया जाए तो वतन अजीज में हर 24 घंटे के दौरान 109 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंतकाल कर जाती हैं। यानी पाकिस्तान में सालाना 40,000 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जा रही हैं। पाकिस्तान में सालाना 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं और ऑब्वियसली हमारा जो एक माशरती दबाव है उसके बायस ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला तकरीबन 70% खवातीन जब उनकी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, तशवीशनाक हालत तक वो पहुंच जाती है, लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती हैं, तब ही वो डॉक्टर से रजू करती हैं। अगर इस मर्ज के इब्तदाई मराहिल में इसकी तशखीस हो जाए तो तकरीबन 90% खवातीन की जान बचाई जा सकती है। ये अवेयरनेस फैलाना बहुत लाजमी है। इसी हवाले से हमने प्रॉपर सेगमेंट भी आज कंडक्ट किया है और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, ये जो नंबर्स और फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ, ये इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है ये नंबर, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है? जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, यानी जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें ऐड करते हुए कि पूरी दुनिया में जो एवरेज एज है ब्रेस्ट कैंसर की वो 55 ईयर्स है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की एवरेज एज जो है वो 35 ईयर्स है। और अभी हम ये देख रहे हैं पिछले चंद सालों से कि यंग गर्ल्स जैसे कि 17, 18, 20 ईयर्स की जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है।
सो ये डॉक्टर साहब इसकी उमर साहब इसकी जो रीजंस हैं, इतनी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ने की जो वजूहात हैं, वो मैं चाहूँगी आप शेयर करें। देखिए अभी तक अनफॉर्चुनेटली साइंस ने कोई एक ऐसी चीज़ तो नहीं आइडेंटिफाई की कि ये एक चीज़ है जिसको किया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। इसमें हमारे खिते के लिए, अगर हम पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे देखें तो हम देख ही रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो कुछ हम खा रहे हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम जो चिकन यूज़ करते हैं वो स्टीरॉइड से उसको ग्रो किया जाता है, जो उसकी जो फीड है वो हाईली मतलब वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मुज़र सेहत है। जो हम दूध पी रहे हैं वो दूध के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है जानवर को दूध लेने के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह है, और वो फीमेल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जिस फॉर्म में हम शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इस तरह दुनिया में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो कि FDA ने या EU ने ऑलरेडी जिनके ऊपर रिसर्च के बाद उनको बैन कर दिया, जो कि कैंसरस हैं, वो हमारे यहाँ अभी भी बहुत आम जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो इस वक्त शरह बढ़ रही है उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है। अभी जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस है वो ये बता रही है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क जो है वो 40% कम किया जा सकता है लाइफस्टाइल चेंज से। अच्छा, और वो लाइफस्टाइल चेंज क्या है? जैसे कि ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो हम उसमें एक्सरसाइज, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि देखिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं तीनों चीज़ों से, आपकी मेंटल हेल्थ से इफ़ेक्ट होता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, कैंसर है क्या? कैंसर ये है कि जी आपके जिस्म में हर वक्त ब्लड सेल्स बन रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। अगर किसी स्टेज पे जो ब्लड सेल्स बनना ज़्यादा हो जाएं और उनका ख़त्म होना कम हो जाए तो वो एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और वो ट्यूमर जो है वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे जो है वो अटैक करता है। तो ख़वातीन में वो ज़्यादातर जो है वो हमने देखा कि वो छाती के कैंसर की शक्ल जो है वो इख्तियार करता है। तो अगर लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए तो हमारे यहाँ जो ये इतना जो फैल रहा है उसको बिल्कुल जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नंबर लाइफस्टाइल की भी आपने बताया कि उसमें आपकी ईटिंग हैबिट्स हो गई, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल लाजमी तौर पर रखा जा सकता है। और जैसा कि मैंने कुछ फैक्ट्स भी शेयर किए कि अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इससे अमवात के जो चांसेस हैं वो कितने % डॉक्टर साहब डिक्रीज कम हो जाते हैं? देखिए अर्ली डायग्नोसिस से 90% जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारी जो पिंक रिबन कैंपेन का जो बेसिक फोकस आज तक रहा वो यही है कि हम जो यंग बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, उनको अर्ली डायग्नोसिस जो है उसके बारे में बताएं। क्योंकि और अच्छा उसके लिए कुछ नहीं करना, मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन एक पहला स्टेप है। वो 16 साल से जो ऊपर की जो बच्चियां हैं उनको महीने में एक दफ़ा अपना खुद मुआयना करना किया जा सकता है। और उसमें अगर किसी तरह की कोई उनको चेंज फील हो, कोई गिल्टी महसूस हो, कोई स्किन के ऊपर कोई रैशेस महसूस हो, कोई डिस्चार्ज हो, तो फिर वो उसको आगे जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं। 20 साल से जो ऊपर और 30 साल तक की जो ख़वातीन हैं उनको ये चाहिए कि वो 2 साल में एक दफ़ा डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं, और 40 साल से जो ऊपर की ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं। तो अगर ये अर्ली दुनिया में बहुत सारे और ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर हमारी तरह ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे शरह अमवात हमसे बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादातर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अवेयरनेस के लिए भी है जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली आपकी मदर को या किसी में फैमिली हिस्ट्री रही है तो फिर जो आगे की जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियाँ हैं, उनको लाजमी तौर पर डबल एहतियात की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि इससे पहले जब हमारी डॉक्टर से भी बात होती रही है तो वो जेनेटिकली भी इस हवाले से बात करते हैं कि चूँकि रिस्क फैक्टर जैसे कि शुगर है, डायबिटीज़ है, वो उसका रिस्क फैक्टर बच्चों में तकरीबन कोई 5 से 7% रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का इंक्रीज हो जाता है अगर आपकी इमीडिएट फैमिली यानी कि आपकी मदर या आपकी दादी या फूफो या खाला में अगर हो तो कोई 5 to 7% रिस्क जो है वो बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। उसके लिए भी अब
जीन टेस्टिंग है पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे मौजूद है, ब्रेका टेस्ट है, अगर वो करवाया जाए तो बिल्कुल ये पता लग सकता है कि जेनेटिक जो रिस्क है वो आया मौजूद है या नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और इस हवाले से बात भी करे थे। अच्छा, ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से दूर दराज फैलाने की भी ज़रूरत है, ख़वातीन को आपस में शेयर करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के सेगमेंट के आगाज़ में शेयर किया था कि अगर इसकी तशख़ीस बर वक्त हो जाती है, फर्स्ट स्टेज पर हो जाती है, तो 90% ख़वातीन की जान बचाई जा सकती है। और इसका मुआयना बड़ा इजीली आप घर पे कर सकते हैं। यूट्यूब ट्यूटोरियल है, बहुत सारी डॉक्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप उस पर देख सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का नंबर है वो बहुत हैरत अंगेज तौर पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन उमर आफ्ताब साहब, आपने इस टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे किचन में, आज क्या बन रहा है, रेसिपी भी शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुमा मौजूद हैं और फिर भी मैं इनको दाद दे रही होती हूँ, ऑनर भी दे रही होती हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी झटपट शेयर कर देती हैं, कोई घर में दावत हो तो हुमा से हम इन ड्यूरिंग शो ही हम बल्कि रेसिपीज ले लेते हैं। तो हुमा, आज भी कुछ रूह अफ़ज़ा से मीठा मीठा बन रहा है मेरे ख्याल से। मीठा मीठा बन रहा है। और जहाँ रूह अफ़ज़ा की बात आती है ना नबिया, तो ये जो हमारी लेगेसी हमारे साथ चल रही है और ये हमेशा चलती रहनी है। मुझे ऐसे लगता है कि सर्दी हो या गर्मी हो, कोई मौसम जो है वो हमारी इस ड्रिंक को जो है हमसे दूर नहीं कर सकता, चूंकि ये इतने खालिस सरकियात से बनी है। यस, और जो हुमा आज रेसिपी बना रही है ना, वो साथ मैं भी शेयर कर लिख रही हूँ अपने पास, और मैं घर जाके बनाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ। तो बहुत ही यम्मी आज बता दें, रूह अफ़ज़ा लस्सी बनने वाली है। रूह अफ़ज़ा लस्सी बनने वाली है और उसके लिए मैंने किया ये है नबिया कि दूध और दही जो है उसको अच्छे से बीट कर लिया है। उसके साथ जो है हमने शुगर ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास इतना मज़े का रूह अफ़ज़ा खालिस सरकियात फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मौजूद है, तो क्यों नहीं हम। और मुझे जो है इसका अरोमा खास तौर पे वो बहुत पसंद लगता है। सबसे ज्यादा जो वो रोज पेटल्स का इसके अंदर एक आ रही होती है ना, स्पेशल सा जो इसकी खुशबू होती है, वो बहुत रिफ्रेशिंग लगती है। तो जी, दूध और दही जो है वो मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और आपने तब तक बीट करना है जब तक इसके ऊपर फ्रॉथ नहीं आ जाए। क्या बात है, रूह अफ़ज़ा की भी और हुमा आपकी भी, आप दोनों की। बिल्कुल। और जी, ये हमने इसको अच्छे से बीट करके जब तक इसके ऊपर फ्रॉथ नहीं आएगी, इसको बीट करते रहना है। इसको अच्छे से चिल्ड करके मैं सर्व करूंगी ग्लासेस में। बस उसके बाद मेक श्योर कि दफ्तर ना जाना हो आपने, फिर रूह अफ़ज़ा हो, रूह अफ़ज़ा लस्सी हो। यही तो मजे की बात है रूह अफ़ज़ा में कि ये ओवरपावर नहीं आपको करती और ये आपको रिफ्रेश रखती है नबिया। और खास तौर पे जो आज मैं ये देख रही थी, मेरे पास ये ड्रिंक्स पड़े हुए हैं, रूह अफ़ज़ा गोवा है और ये सब चीजें। अब आगे इसके साथ भी जो है डिफरेंट चीजें बनाने वाले हैं। आपने वैसे चीनी शुगर ऐड नहीं की, हम रूह अफ़ज़ा का नेचुरल जो एक हनी ऐड कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो ये जी मेरा ये रूह अफ़ज़ा लस्सी रेडी है। इसके अंदर अभी मैंने आइस वैसे ऐड करनी है, लेकिन मैं ग्लासेस में जो है इसको निकाल रही हूँ। बाकी जो है हम अभी मजीद निकालते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी आप देखें ना, सुबह जिस तरह बच्चे उठ के कुछ नाश्ता नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, तो उस सूरत में कलर भी ऐड हो गया, फ्लेवर भी ऐड हो गया। और बच्चों में कलर ही जो रेड कलर है ना, वो आंखों को इतना मजे का लगता है नबिया। और बच्चों को तो वैसे भी एक वो जिस तरह सीजन चेंज हो रहा है, हम नीम गर्म दूध में भी जो है बच्चों को रात को जो है, मैं चूंकि अपने बेटे को देती हूँ ग्लास एक दूध का, तो उसकी फरमाइश होती है कि मामा मुझे फ्लेवर जरूर चाहिए। तो ये जरूर ट्राई करें रूह अफ़ज़ा लस्सी। बस अभी ट्राई कर रहे हैं, यहाँ शो की क्लोजिंग कर रहे हैं और वहाँ मैं आपके पास पहुँच रही हूँ। थैंक यू सो मच हुमा, रेसिपी आपने शेयर की। अब तक बहुत सारा नाज़रीन, आप भी ख्याल रखिएगा, वीकेंड अच्छे से एंजॉय करें भरपूर तरीके से। मंडे को आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी और नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज। अच्छा।